हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी बुक लेके आया हूं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, अगर आप बीपीएससी या फिर किसी भी बिहार के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, पीयर होने जा रहे हैं, तो बिहार के जो कोर फैक्ट्स हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोर इसलिए कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल वैसे फैक्ट हैं दैट यू शुड नो, यू मस्ट नो रैदर आई वुड से, और इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है, अपने इस सीरीज़ में, जो कि बिहार की घटना चक्र की एक बुक है, कोर फैक्ट, ठीक है। और ये लेटेस्ट भी है, 2023-24 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी हमने 2 वीडियो देख लिया है, 2 वीडियो कवर कर लिया है। दैट इज़ बिहार का एक ओवरव्यू का वीडियो है जिसमें सेंसस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। हिस्ट्री ऑफ बिहार में एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी कवर्ड है। मिडिवल हिस्ट्री काफ़ी छोटा पोर्शन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगना है। तो मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को एक साथ इसी वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप तक। मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों एक ही साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का, ऐसे ही जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आते रहते हैं, उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ये ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो सबसे पहला है एंट्री ऑफ इस्लामिक पावर इन बिहार। तो बिहार में जब इस्लामिक पावर की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक नाम आता है इब्न बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी का। सो ड्यूरिंग 1193 टू 1206 AD, ठीक है, ये पीरियड के बीच में, दैट इज़ 13 साल का प्रिसाइजली ये पीरियड है, बख्तियार खिलजी अटैक्ड बंगाल एंड बिहार एंड कनकर्ड बोथ द रीजन। बख्तियार खिलजी जो है, जिसे इब्न बख्तियार खिलजी भी बोलते, पूरा नाम उसका यही है, इसने बिहार और बंगाल पे दोनों पे आक्रमण किया और दोनों को कनकर भी किया, यानी कि जीता भी। ही वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऐबक डायनेस्टी जो थी, या फिर जिसे मामलुक डायनेस्टी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, उसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी का ये कमांडर था। एंड फाइनली ही डाइड इन 1206 में इसका देहांत हो जाता है। इल्तुतमिश अगेन बिहार पे अटैक करता है 1225 AD में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछ लेता है कई बार। देखिए, बिहार से स्पेसिफिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड डेट्स वगैरह भी आप याद रखेंगे, ऐसा मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इल्तुतमिश ने बिहार में अटैक किया 1225 AD में, एंड इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया मलिक जानी को। इल्तुतमिश अपॉइंटेड मलिक जानी एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया मलिक जानी को एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया मलिक जानी को एज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। तुर्किश सुपरमेसी ओवर बिहार इन 1324 AD। तुर्किश की सुपरमेसी हुई। तुर्किश में जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक एक तुर्किश शासक था, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसने जो है अटैक किया बिहार पे 1324 AD में। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि तुर्किश अटैक कब हुआ बिहार पे, तो उसके अटैक जो हुआ वो 1324 में हुआ विद द अटैक ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। द तिरहुत रीजन ऑफ बिहार, द तिरहुत रीजन कौन सा रीजन है? तिरहुत रीजन बिहार का रीजन है। वॉज मर्ज्ड विद द टाइम ऑफ मुहम्मद बिन तुगलक एंड इट वॉज नेम्ड तुगलकपुर, ठीक है। तिरहुत जो रीजन है, जिसमें दरभंगा मॉडर्न डे आता है, मॉडर्न डे मिथिला का जो रीजन है वो सब आता है। तो तिरहुत रीजन को जो है बिहार में मर्ज किया गया मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है, एंड इट वाज नेम्ड तुगलकपुर। द इन्वेशन ऑफ तैमूर लंग का जो इन्वेशन था, इट कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन राइवलरी बिटवीन द रूलर्स ऑफ जौनपुर एंड बंगाल फॉर सुपरमेसी इन बिहार। अब तो चूँकि जौनपुर के जो शासक थे वो अफगान शासक थे, और बंगाल में बेसिकली उस समय सल्तनत पीरियड के शासक थे, और तैमूर भी अफगान रीजन से ही अटैक किया था, जिसके अटैक के कारण काफ़ी ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पे जो है उसकी पावर को काफ़ी क्षति हुई थी, और इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे जौनपुर के जो अफगानी थे,
ठीक है। अफ़गानी जो जौनपुर के थे वो फ़ायदा उठाना चाहते थे और बंगाल और जौनपुर के बीच में सुपरमेसी की लड़ाई हो गई कि कौन सुप्रीम रहेगा बिहार को लेकर, बिहार को के एरिया को कौन कब्जा करेगा, ये लड़ाई शुरू हो गई। So around 1495 to 96, around 1495 to 96 AD, सिकंदर लोदी अपॉइंटेड दरिया खान नुहानी एज गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, 1495-96 AD के आसपास ये टाइम है जब सिकंदर लोदी ने अपॉइंट किया था दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर। सिकंदर लोदी ने अपॉइंट किया था दरिया खान नुहानी को गवर्नर ऑफ बिहार। एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हराया था? 1526 में बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में 1526 AD में। और इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत का जो है डिक्लाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। और बहार खान को जो है आफ्टर दिस बहार खान द सन ऑफ दरिया खान डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट इन बिहार। ठीक है, कि भाई दिल्ली सल्तनत तो गिरी गई थी, मुगलों का नींव पड़ गया था, तो बहार खान जो था, जो कि दरिया खान नुहानी का बेटा था, उसने बोला कि भाई हम अब किसी के अंडर नहीं है, चूँकि सत्ता बदल गई है तो हम इंडिपेंडेंट हैं। फिर बात करें शेर शाह की, तो शेर शाह बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ये इंडिया के लेवल पे भी ठीक है और बिहार का तो रहने वाला था ही, सासाराम का। सो शेर शाह वाज बोर्न इन 1472 AD। शेर शाह का जन्म कब होता है? 1472 AD में। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स 1486 भी ये डेट बताया गया है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा है। चाइल्डहुड नेम जो था इसका फरीद था, ये भी पूछ लिया जाता है कि शेर शाह का चाइल्डहुड नेम क्या था? वो था फरीद। फादर का इसके नाम था हसन खान। ये एक वसाल ऑफ सासाराम था, जागीरदार जिसे बोलते हैं, जागीरदार हुआ करता था इसका फादर। इसका एजुकेशन जो हुआ जौनपुर में हुआ। ठीक है, शेर शाह का जो एजुकेशन हुआ वो जौनपुर में हुआ। इन द मिडिवल पीरियड बहार खान लोहानी जो था ही कन्फर्ड टाइटल ऑफ शेर खान ऑन फरीद। ये इसलिए दिया गया क्योंकि बताया जाता है कि इसने शेर को मार दिया था, हरा के मार दिया था। इसी के बाद इसको शेर खान का टाइटल, जो फरीद था इसका टाइटल शेर खान दिया था, ये दिया था बहार खान लोदी ने। और ये सवाल पूछा जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ मुहम्मद शाह, दैट इज़ बहार खान लोहानी, शेर शाह मैरिड हिज विडो वाइफ दूदू बेगम। ठीक है, इसी के विडो वाइफ से शादी कर लेता है शेर खान। और ये शादी शायद स्ट्रेटेजिक भी रही होगी क्योंकि उसको लगा होगा कि भाई एक शासक की वाइफ है तो शादी करूंगा तो ऑफकोर्स मेरा भी पद तो बढ़ेगा। वैसे ये था महान शासक। ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन घाघरा वार ऑन बिहाफ ऑफ महमूद लोदी। 1529 में ये घाघरा वार लड़ा, घाघरा वार महमूद लोदी के बिहाफ पे। और इसने डिफीट किया इसमें नुसरत शाह ऑफ बंगाल को। नुसरत शाह जो कि उस समय चल ही रहा था, जौनपुर और बंगाल के बीच में सुपरमेसी का लड़ाई चल ही रहा था, तो नुसरत शाह को ये हराता है बंगाल का। और हजरत आला का जो है टाइटल ये लेता है 1529 में। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि हजरत आला किसे कहते थे? तो ये कहा जाता था शेर शाह को, यानी कि फरीद को, शेर शाह सूरी को। ठीक है, तो हजरत आला का टाइटल 1529 में इसे मिला। ही मैरिड लॉर्ड मलिका। ये अगेन एक और विडो से शादी किया, विडो ऑफ फौजदार ताज खान ऑफ चुनार। लॉर्ड मलिका से भी शादी किया। ये विडो से शादी करके बड़ा खुश होता था ये बंदा 1530 में इसने विडो से शादी किया। गलत बात नहीं है, ठीक है। अब वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हो, उसका स्ट्रैटेजिक हो, अलग बात है, बट विडो से शादी करना इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा 1539 में ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह। शेर खान की उपाधि दी थी किसने? बहार खान लोहानी ने। लेकिन शेर शाह की उपाधि जब इसको मिली, ये वो पल था जब इसने 1539 में चौसा की लड़ाई में, और एक और लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बिलग्राम भी, दो लड़ाइयों में तो बिल्कुल ही इसने हुमायूं को हरा के भगा दिया था। हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ा था, तो इसको डिफीट किया जब हुमायूं को शेर शाह ने चौसा में, और उसी के बाद शेर शाह का इसको टाइटल मिल गया।
ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। यही बात मैं अभी बता रहा था आपको कि एक तो चौसा में हराया ही तो उसकी कमर तोड़ी, फिर दोबारा हरा के कन्नौज में, बिलग्राम में उसको फिर जो है भागना ही पड़ गया हुमायूं को, और इस्टेब्लिश हुआ दिल्ली पे कब्जा किसका, अफगान एम्पायर का, जिसे हम कहते हैं सूर डायनेस्टी का। 1540 में इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है। आफ्टर कनकरिंग रायसीन इन 1543 AD ही ट्रीचरसली किल्ड द रूलर पुरामल एंड कैरिड आउट ए हॉरिफिक मासेकर विच इज़ ब्लॉट ऑन शेर शाह। शेर शाह पे एक दाग भी है। वो दाग क्या है कि जब कहते हैं कि उसने जो रायसीन पे कनकर किया 1543 AD में, उसके बाद धोखे से इसने पुरामल को मार दिया, वहाँ का जो किंग था, एंड उसके बाद एक हॉरिफिक वहाँ पे मासेकर किया, बहुत सारे लोगों को मारा। ये एक ब्लॉट है शेर शाह पे। ही कनकर्ड मारवाड़ ऑल्सो इन 1444 एंड फाइनली ही डायड इन 1545 में, 1545 में ये डाई कर गया। ड्यूरिंग द कलिंजर कैंपेन में ही ये मर गया। शेर शाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सरकार्स। सरकार्स मतलब मॉडर्न डे के जिले जैसे होते हैं, वैसे शेर शाह ने डिवाइड किया था। शेर शाह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू पॉलिसी थी, रुपये से रिलेटेड पॉलिसी थी, वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, ठीक है। इनिशियली देवर 47 सरकार्स। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल इट वाज डिवाइडेड इनटू 16 सरकार्स। 10 टोटल नंबर जो था वो सरकार का 47 + 16 63 हो गया था, 63 हो गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरकार वाज कैरिड आउट बाय सिकदर ए सिकदरन। सिकदर ए सिकदरन के द्वारा सरकार की यानी कि ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, एंड मुसीफन भी इसमें हेल्प करता था। तो शेर शाह सूरी वाज मेनली जो था वो उसको एक श्रेय जाता है। He mainly implemented the रैयतवाड़ी system for the land revenue system. He propagated silver coin as a रुपया। जो आप मॉडर्न डे रुपया की बात करते हो ना, उस समय शेर शाह ने सिल्वर कॉइन को रुपया बता के इंट्रोड्यूस किया था। अब्बास खान सरवानी जो था ही हैज़ रिटन बायोग्राफी, ठीक है। अब्बास खान सरवानी जो है तारीख़ दाऊदी बोलते हैं शायद, तारीख़ दाऊदी करके है। ये जो है अब्बास खान सरवानी ने लिखी थी, और ये इसकी बायोग्राफी है किसकी, शेर शाह सूरी की। सो शेर शाह बिल्ट हिज टॉम सासाराम में बनाया, बिहार में पड़ता है सासाराम, और इसका जन्म भी सासाराम में ही हुआ था। दिस टॉम्ब इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन इन एन ऑक्टागोनल शेप। ऑक्टागोनल का मतलब होता है 8 एज्ड का ये शेप है, ठीक है। एंड इन द मिडिल ऑफ आर्टिफिशियल लेक में, कभी आप देखना पिक्चर पे भी, गूगल पे भी डाल के देख सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। एक उस समय का आर्ट का मार्वल माना जाता है। आफ्टर दैट हिज सन जलाल खान जो था बिकम द रूलर अंडर द नेम ऑफ इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के नाम से इसका बेटा जलाल खान शेर शाह सूरी का गद्दी पे बैठा। बिहार बिगेन अगेन केम अंडर सुजनिटी ऑफ मुगल। वो जब कब हुआ, वो जब अकबर का कॉन्क्वेस्ट हुआ बिहार पे 1574-75 में। सो औरंगजेब मेड अजीमुन शाह द सूबेदार ऑफ बिहार। औरंगजेब ने अजीमुन शाह को सूबेदार ऑफ बिहार बनाया, और अजीमुन शाह ने पटना का नाम बदल के अजीमाबाद किया था। अजीमुल शाह ने अजीमाबाद किया था पटना का नाम बदल के। द कोरोनेशन ऑफ फर्रुखसियर टुक प्लेस इन पटना। फर्रुखसियर एक ऐसा दिल्ली पे के गद्दी का शासक था जिसका कोरोनेशन फर्रुखसियर का हुआ था पटना में। फिर शाह आलम द्वितीय का भी हुआ था, बट पहला था फर्रुखसियर। सो औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज सूबेदार ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ज्वाइंटली। औरंगजेब ने अपॉइंट किया था मुर्शीद कुली खान को, और मुर्शीद कुली खान ने फिर मुगलों की सुननी ही बंद कर दी, खासकर जब औरंगजेब मर गया, ठीक है, और बिल्कुल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया इसने बाद में। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद इन 1704। ढाका से मुर्शिदाबाद कलकत्ता के आसपास है,
वहीं पे शिफ्ट कर लिया मुर्शिद कुली खान ने अपनी कैपिटल को। अलीवर्दी खान जो था, जिसका पीरियड है 1740 से 1756 एडी, ही बिकम द नवाब आफ्टर द बैटल ऑफ गिरिया। ही वॉज लास्ट पावरफुल नवाब। ठीक है, अलीवर्दी खान जो था 1740 से लेकर 56 एडी तक, ही बिकेम द नवाब आफ्टर बैटल ऑफ गिरिया एंड ही वॉज द लास्ट पावरफुल नवाब। इसके बाद इसका नाती था, ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, जो कि गद्दी पे बैठा। सिराजुद्दौला का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी के समय में, हालांकि बैठा था 1756 में, लेकिन एक साल बाद ही बैटल ऑफ प्लासी हो गई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने इसे हरा दिया था। सो ही वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिश, स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी में 23 जून 1757 को हरा दिया गया सिराजुद्दौला। उसके बाद जो है गद्दी पे बैठा। अब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था मीर जाफर ने, जो कि मिलिट्री कमांडर था उस समय इसी का। ठीक है, सिराजुद्दौला का है। तो मीर जाफर धोखा दिया था और इसी के एवज में उसे ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल बना दिया 28 जून 1757 को। तो यहाँ पे हमारा जो बिहार से रिलेटेड मिडिवल हिस्ट्री है वो ख़त्म होता है। बहुत नहीं है, बहुत शॉर्ट है। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की, जो कि मैं सोच रहा हूँ अगले वीडियो में ही लाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में फिर से आपका स्वागत है। एंड गाइज, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग अगेन अपना जो बिहार का जो ये बुक है घटना चक्र का बिहार कोर फैक्ट, इसको कंटिन्यू करते हुए इसका अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार हम देखेंगे क्योंकि हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार और एक बिहार एंड ओवरव्यू, ये तीनों वीडियो हमने कवर कर लिया है। सो बहुत ही जल्दी ये बुक कवर हो जानी है दोस्तों। सीधा चलते हैं, हमें जो पेज कवर करना है। ओके, दिस इज़ द पेज वी आर गोइंग टू कवर। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार बात करें तो यूरोपियन कंपनीज के आने से ही मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो है स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो, ठीक है, बात करें यूरोपियन कंपनी में, तो डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन पटना 1638 एडी में। ठीक है, डचों ने ट्रेडिंग सेंटर अपना खोला पटना में 1638 एडी में। हाउएवर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंसीडर्स 1632 एडी एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1632 इसको करेक्ट मानती है बीपीएससी के हिसाब से। चूँकि हम बीपीएससी के ही पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू पटना डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर पीटर मुंडी saw Dutch merchants visiting Patna in 1632, but it does not mention the details of establishment of Dutch factory. However 1638 में तो है ही, बट ठीक है, बीपीएससी मानती है 1632, भैया हमें आंसर देना है 1632। The IGNOU notes and other authentic book quote time of establishment of Dutch factory in Patna in 1638, बट हमें आंसर 1632 ही लगाना है, क्योंकि बीपीएससी जो मानेगी वही नंबर मिलेगा आपको। प्रेजेंट पटना कॉलेज एंड कलेक्ट्रेट यूज टू बी एन ओपियम डेन ऑफ डच। ठीक है, ओपियम डेन हुआ करता था। प्रेजेंट पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट ये अफीम के लिए डेन हुआ करता था, जिसमें अफीम रखा जाता था। बट अभी क्या है, ये पटना कॉलेज है। कॉटन क्लॉथ्स, ओपियम, इंडिगो वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर, दैट इज फ्रॉम पटना कॉलेज वगैरह, जो कलेक्ट्रेट वाला एरिया है उस एरिया से। इन 617, अच्छा नहीं, नॉट ओनली ये, दिस इज नॉट रिलेटेड टू पटना कॉलेज ओनली, दिस इज रिलेटेड टू बिहार ओवरऑल। यहाँ से क्लॉथ्स, ओपियम और इंडिगो वगैरह एक्सपोर्ट होते थे। 1760 एडी में मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल इन द प्लेस ऑफ मीर जाफर। ठीक है, 1760 एडी में मीर कासिम भाई साहब बन जाते हैं नवाब के बंगाल मीर जाफर के जगह पे। ठीक है, 1760 एडी में मीर कासिम साहब बैठ जाते हैं बंगाल के नवाब इन प्लेस ऑफ मीर जाफर। और 1763 एडी में मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर रिमूविंग मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत कर देता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत कर देता है। ठीक है, ऑन जुलाई 19, 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाई एडम थॉमस इन द बैटल ऑफ कटवा। बैटल ऑफ कटवा में
एडम्स थॉमस के द्वारा हरा दिया जाता है। आफ्टर दिस ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड इन द बैटल ऑफ गिरिया एंड उधवा नाला। तो 3 बैटल लगातार ये हारता है बेचारा, उसके बाद ये ग्रैंड अलायंस के लिए पहुंच जाता है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के पास और उस समय के अवध के नवाब के पास कि भैया ग्रैंड अलायंस बनाते हैं और ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं। मीर कासिम एक सच्चा जो है इंडियन मैं मानता हूँ, क्योंकि इसने जो है लड़ाई लड़ी है, खूब लड़ाई लड़ी है, हारा है बैटल ऑफ बक्सर में भी, हालांकि बात अलग है। सो 22 अक्टूबर 1764 को ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, दैट इज़ नवाब का अवध का नवाब था ये मीर कासिम, ठीक है, नहीं मीर कासिम तो एक्स गवर्नर था, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला और मुगल इंपेरर शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलके एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं और ये लड़ाई लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे बेचारे फिर से हार जाते हैं, देवर डिफीटेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो, अगेन हार जाते हैं और इसी के साथ जो ये स्ट्रगल है ख़त्म होती है और एक ट्रीटी साइन होती है 12 अगस्त 1765 को। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी ट्रीटी के द्वारा जो है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल जाता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का ज्वाइंटली, और इनको देना क्या पड़ता है बदले में, तो ये जो उस समय का इम्पेरर था शाह आलम द्वितीय को, इनको ये 26 लाख रुपए का एनुअल पेमेंट दे देते हैं, ठीक है, 26 लाख का एनुअल पेमेंट दे देते हैं और इम्पेरर शाह आलम द्वितीय को चुपचाप बिठा देते, भैया आप शांति से बैठो, ये पेंशन खाओ और आराम से बैठ जाओ, 26 लाख रुपए का, अब कोई भी इंटरफेरेंस तुम्हारा होगा नहीं, तुमको तुम्हारा जो 26 लाख रुपए है एनुअल वो मिल जाएगा। मतलब इनको वही ख़त्म कर देते, पपेट नवाब बना देते हैं। मेजर रिवेलियंस फिर से एक बार देखते हैं, मेजर रिवेलियंस जो हुए हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, द सोल्जर्स ऑफ मुंगेर एंड इलाहाबाद रिवोल्टेड। जब क्लाइव का शासन था, जो कि मतलब 1765 से लेकर उसके 1772 के आसपास तक रॉबर्ट क्लाइव का शासन था, क्योंकि कंपनी का यही उस समय हेड था। रॉबर्ट क्लाइव के समय जो था, सोल्जर्स ऑफ मुंगेर एंड इलाहाबाद रिवोल्टेड विच इज़ नोन एज वाइट रिवेलियन, क्योंकि ये वाइट सोल्जर ही रिवेल किया था, मतलब वाइट सोल्जर ही रिवेल किया था, इंडियन सोल्जर ने नहीं रिवेल किया था, ब्रिटिश आर्मी के वाइट सोल्जर्स ने ही रिवेल कर दिया था, जिसे वाइट रिवेलियन के नाम से जाना जाता है। और ये रॉबर्ट क्लाइव वाले जो है गवर्नर जनरल हेड वगैरह में जो पूछा जाता है, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है कि वाइट रिवेलियन किसके समय हुआ था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। नील रिवेलियन हुआ 1760 से 61 के बीच में, 1760 से 61 के बीच में नील रिवेलियन हुआ, ठीक है, 1760 से 61 के बीच में। वहाबी मूवमेंट हुआ, वहाबी मूवमेंट थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें बिहार का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है वहाबी मूवमेंट में, ठीक है। तो इट्स फाउंडर वाज अब्दुल वहाब, और इसी के नाम पे वहाबी मूवमेंट बोला गया। एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाई सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा पॉपुलराइज किया गया इंडिया में। इसके 2 सेंटर थे एक्चुअली, इसके 2 सेंटर थे। एक सेंटर था सिताना जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और दूसरा सेंटर था बिहार में पटना। सिताना मेन सेंटर था, पटना से जो है रसद, फाइनेंशियल सपोर्ट और तमाम ऐसी तरह के सपोर्ट वहाबी मूवमेंट को दिया जाता था। वहाबी मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। फिर आता है फराजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह इसके हेड थे। ये सवाल बीपीएससी का सवाल है, पूछा जा चुका है, तो इसलिए फोकस करना कि सवाल ये पूछता है कि फराजी मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो मेन लीडर थे हाजी शरीयतुल्लाह, और पटना इसका मेन सेंटर था फराजी मूवमेंट का। फराइजी लिखता है हिंदी में और फराजी यहाँ पे लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फराइजी मूवमेंट का जो मेन लीडर है वो हाजी शरीयतुल्लाह है, और पटना इसका मेन सेंटर हुआ करता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, प्रिजनर्स लॉज्ड इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेर गिवन ब्रास पॉट्स, बट इन 1856 earthen pots were given in their place which provoked to लोटा रिवेलियन। तो ये लोटा रिवेलियन मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जेल में क्या हुआ था कि पहले तो इनको ब्रास के पॉट दिए जाते थे कि भैया लो ब्रास के पॉट यूज करो आराम से। बाद में क्या हुआ कि इनको 1856 में
मिट्टी के पॉट दिए जाने लगे। अब भैया ये नाराज़ हो गए, बोले कि भैया हमें तो पहले ब्रास पॉट मिलता था, अब मिट्टी का क्यों। इन्होंने लोटा रिवेलियन कर दिया कि भाई लोटा दो हमें, लोटा है और इसका नाम भी पड़ गया लोटा रिवेलियन। तो ये थोड़ा सा मुजफ्फरपुर के जेल में है, इम्पॉर्टेंट ये है, पूछा जाएगा सवाल तो ऐसा ही पूछा जाएगा कि लोटा रिवेलियन किस जेल में हुआ था, तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर। इन हाजीपुर तिरहुत सारण एंड पूर्णिया, इन हाजीपुर तिरहुत सारण एंड पूर्णिया नोनिया यूज टू कलेक्ट एंड प्रिपेयर सॉल्ट पीटर। नोनिया रिवोल्ट हुआ था इसके वजह से, सॉल्ट पीटर, ठीक है। सॉल्ट पीटर मोनोपोली was high after the company's rule. As a result, Nonia started stealing and secretly trading in saltpeter, due to which the merchants associated with it had to face English cruelty, which was the main reason for the Nonia revolt. ठीक है, नोनिया रिवेलियन दैट ब्रोक आउट इन 1770 से लेकर 1800 तक चलता रहा। तो देखिए नोनिया रिवेलियन की कहानी क्या है कि सॉल्ट पीटर जो है ना बम बनाने में काफ़ी काम आता है, ठीक है। सॉल्ट पीटर काफ़ी काम आता था और पहले तो नोनिया उसमें वही जो कास्ट था वो काफ़ी एक्टिव था, लेकिन ब्रिटिशर्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे इसमें सॉल्ट पीटर में। तो ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो ये व्यापारी है उनसे सॉल्ट पीटर खरीदे, ठीक है, उनसे ब्रिटिशर्स से खरीदे। और ब्रिटिशर्स इसमें मोनोपोली चाहते थे बट नोनिया नहीं चाहते थे, जिनके वजह से नोनिया रिबेलियन हो गया। नोनियाओं ने इसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया 1770 से लेकर 1780 में। फिर कोल रिवेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड वाइड स्प्रेड ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार। और कोल रिवेलियन जो हुआ था 1831 में हुआ था, ठीक है। ये डेट यहाँ पे नहीं दिया है, आगे मिल जाएगा, सब डेट भी मिलेगा। सो दिस वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड वाइड स्प्रेड ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार। ओनली द एरिया ऑफ हजारीबाग वाज लेफ्ट अनटच्ड बाय द रिवेलियन। बाकी मैक्सिमम जो छोटा नागपुर का एरिया था आसपास का वो सारा इसमें कवर हो गया था। द इमीडिएट रीजन फॉर दिस रिवेलियन वाज स्नैचिंग अवे द राइट्स ऑफ सिंगराई मनकी एंड गिविंग देम टू 6 एंड एट्रोसिटीज़ कमिटेड टू देयर सिस्टर्स। तो कोल रिवेलियन में क्या हुआ, जो राइट्स थे उस समय के ट्राइबल, जो सिंगराई कोल ट्राइबल भी बोलते हैं, सिंगराई मनकी जो राइट था इनका, जिसमें कि बेसिकली अपने लैंड पे अपना जो इनका राइट था जंगल पे, उसको छीन के सिखों को दे दिया गया था और उनकी माताओं बहनों के साथ एट्रोसिटीज़ हुई थी। ये मेन कारण था, इमीडिएट रीजन था। ड्यू टू सच मिसडीड्स बाई डिकूस, डिकूस बोलते थे जो बाहरी लोग आके ट्राइबल एरिया में रहते थे, उन्हें डिकूस इन जनरल बोला जाता था। सो ड्यू टू सच मिसडीड बाई डिक्यूस, सिंगराई मनकी एंड सुरगा मुंडा टुगेदर विद द ट्राइबल्स बिलो द ट्रम्पेट ऑफ रिवेलियन, दे मतलब इन्होंने सुरगा मुंडा और सिंगाई मनकी ने इन्होंने ज्वाइंटली जो है रिवेलियन डिकूस के विरुद्ध में छेड़ दिया। डिकूस कौन होते थे मैं बता दूं, मनी लेंडर्स, बाहरी लोग जो कि आगे ट्राइबल एरिया को कब्जा कर रहे थे, धीरे धीरे ट्राइबल एरिया पे अपना राइट्स जमा रहे थे। पहले तो ट्राइबल लैंड कॉमन लैंड हुआ करता था भाई, ट्राइबल उसके मालिक हुआ करते थे, ट्राइब्स जो होते थे। अब बोला नहीं, यहाँ ये हमारा लैंड है, डिकूस आके बोलने लग गए, तो डिकूस बाहरी लोग हुआ करते थे, ठीक है। Soon this rebellion took a violent form and spread to entire area. Finally, after the long struggle, this rebellion was also suppressed. इसके बाद आफ्टर द कोल रिवेलियन इंपॉर्टेंट चेंजेस वेर मेड इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ छोटा नागपुर, क्योंकि ये छोटा नागपुर वाले रीजन में ही, प्लेटू वाले रीजन में ही हुआ था। नाउ द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 13 वेर इम्प्लीमेंटेड अंडर द चार्टर इंडिया एक्ट 1833 फॉर द गवर्नेंस ऑफ दिस रीजन, जिसमें राइट्स जो थे वो उनके राइट्स वापस दे दिए गए, जो रिवेलियन थे उनके राइट्स वापस दे दिए। अंडर दिस लॉ छोटा नागपुर, खास, पलामू, खरगडीहा, रामगढ़, कोरुंदा were separated from the former Ramgarh district and organized as the non-regulation province of Jangal Mahal and Tributary Mahal and named Southwest Frontier Agency. तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स वापस मिल गए, कहने का मतलब यह। The responsibility of governing this administrative area was entrusted to the representative of Governor General, and first representative appointed to this post was Captain Thomas Wilkinson, and it was same Wilkinson who had played a leading role in the suppression of coal rebellion and further become famous in general public by name of Kisum Sahab.
ठीक है, ये विलिंगसन काफ़ी खतरनाक बंदा था। फर्दर विलिंगसन रूल विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1837 AD इन कोल्हन एरिया। तो आपने कोल का समझ लिया, कोल रिवेलियन, डेट इंपॉर्टेंट है 1800, ईयर इंपॉर्टेंट है 1831, और कौन सा एरिया, छोटा नागपुर का रीजन जो था। क्या कारण था, तो भैया उनके राइट्स छीने जा रहे थे, डिकूसो का जो है छीन के इनका राइट डिकूसो को दिया जा रहा था। विल्किंसन जो था इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। अब आता है संथाल रिवेलियन। संथाल रिवेलियन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नॉट ओनली बिहार के पर्सपेक्टिव से, इंडियन पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। सो द मेन रीजन्स फॉर दिस रिवोल्ट वेयर द एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ रेंट बाई लैंडलॉर्ड्स। इसमें क्या हो रहा था कि ट्राइबल एरिया में जो है लैंड जो था ट्राइबलों से छीन लिया गया और उनको रेंटल बना दिया गया। पहले क्या था, ट्राइबल्स बोलते थे ये तो ट्राइबल लैंड है, तो ये हमारा ही लैंड है, हम इसमें जो भी करें हमारा लैंड है, और वो अच्छे से अपना कल्चरल तरीके से उसको अपकीप भी करते थे, जो कि सही था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने देखा कि इसका भी फ़ायदा उठाया जाए, इनसे भी रेंट लिया जाए, तो वो ज़मीन उनकी छीन के लैंडलॉर्ड्स को दे दी गई और लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लेने लग गए। तो वो बेचारे साहूकारों के चक्कर में आने लगे और पैसा लेके कर्ज में आने लगे, और साहूकार फिर उनको प्रताड़ना करने लगे। ठीक है, ये दिक्कत थी। एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया संथाल्स का बाई मनी लेंडर्स। पार्टीशन बिहेवियर ऑफ पुलिस एंड कोर्ट एंड फोर्सिंग ऑफ संथाल बाई गवर्नमेंट टू ले द रेलवे बिटवीन द भागलपुर एंड बुरदाव। यही नहीं, इनको बोला गया कि बंधुआ मजदूर बनाओ, और उस समय रेलवे की लाइन बिछ रही थी भागलपुर से बुर्दवान के बीच में, यानी कि बंगाल में बुर्दवान पड़ता है, और वहाँ के बीच में इनको बोला गया कि ज़बरदस्ती लगाओ, पैसा वैसा थोड़ी देना है इनको ज़बरदस्ती काम पे लगा दिया। बंधुआ मजदूर टाइप मजदूरी कराते थे, और जब ये बेचारे हारे थके जाते थे पुलिस के पास, कोर्ट जाते थे, तो उल्टा इन्हीं को डांट पड़ती थी, भागो यहाँ से, कहाँ से आ गए, कैसे कर गए, है ना। तो ये काफ़ी परेशान हो गए थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवेलियन वेयर टू ड्राइव अवे डिकूस। डिकूस मैंने अभी बताया कि वो लोग जो बाहरी लोग, जैसे मनी लेंडर है ना, और बाहरी लोग कोई आ गया, मनी लेंडर है, लैंडलॉर्ड्स हैं, लठियाल्स हैं, उनको डिकूस कहा जाता था। तो इनको भगाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और फॉरेन रूल जो अब आ गया था इस एरिया में, संथाल परगना में, संथाल एरिया में आ गया था, उसको जो है ख़त्म करना था। राजगीर से लेके, बता दूँ, राजगीर से लेके भागलपुर वाले एरिया को संथाल एरिया कहा जाता है। ठीक है, बिहार में, ये भी एक फैक्ट है। तो डिकूसों को भगाना, और ये जो फॉरेन रूल आ गया था उसको भगाना, और अबुआ राज सेल्फ रूल को फिर से इस्टेब्लिश करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव था। सो ऑन जून 30, 1855, ऑन जून 30, 1855 द संथाल रिप्रेजेंटेटिव्स गैदर्ड एट भगनाडी भी बोलते, साहेबगंज के आसपास है, एंड डिसाइडेड टू रिवोल्ट। कब? 1855 में डिसाइड किया कि रिवोल्ट तो होगा। जून 30 को ही डिसीजन हो गया। बहुत सारे जो है रिप्रेजेंटेटिव आए संथाल के, और एक जगह मिले भोगनाडी में, जो कि साहिबगंज में पड़ता है, वहाँ डिसीजन हो गया कि भैया अब तो रिवोल्ट होगा। इन दिस मीटिंग सीदो वाज इलेक्टेड एज द किंग। दो बंदों का नाम याद कर लो, सीदो एंड कान्हू, दोनों जो थे ये ब्रदर ही थे, दोनों जो थे ब्रदर थे। तो सीदो को बना दिया गया लीडर एज ए किंग, ठीक है, और कान्हू एज ए मिनिस्टर बना दिया गया, और चांद एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एंड भैरव एज ए कमांडर। सीदो, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक है, बिहार के लोग जो है आपको कथाएं देखोगे तो वहाँ पे इनका जिक्र भी मिलता है, जो भगवान की तरह अभी भी इनको माना जाता है, सीदो, कान्हू, चांद, भैरव को। ठीक है। So women also took part in Santhal rebellion, which is exemplified by the sisters, that is फूलो एंड झानो ऑफ सीदो कानो। ठीक है, सीदो कानो की जो सिस्टर्स थी फूलो और झानो, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वुमेंस को भी इसमें पार्टिसिपेंट बनाया गया। इनफैक्ट इनके साथ भी बहुत गंदा बिहेवियर हुआ। ब्रिटिशर्स ने भी इनका रेप वेप सब कुछ, मतलब मैं इन जनरल संथालों की माताओं बहनों की बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना हुई थी। पहले से मनी लेंडर्स तो किए ही आ रहे थे, तो इन्हीं दिक्कतों की वजह से ये रिवेलियन हुआ था। दिस रिवेलियन हैड स्प्रेड फ्रॉम भागलपुर टू बुर्दवान। ठीक है, भागलपुर से बुर्दवान के बीच में फैला। बरहैत वॉज द मेन सेंटर ऑफ रिवेल, बरहैत वॉज द मेन सेंटर ऑफ रिवेल्स
सीदो कान्हू चांद भैरव लेड द रिबेलियन इन दामिनेको। दामिनेको किसे कहते हैं? ये एक एरिया था जो कि मैंने बताया राजगीर से लेकर भागलपुर के बीच में था। इसमें सीदो कान्हू ने इसको लीड किया। अर्जुन मांझी एंड भैरव मांझी इन हजारीबाग में इसको लीडरशिप दिया, और गोरा मांझी ने इसे बीरभूम झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे लीडरशिप दिया। सो द रिबेल्स टारगेटेड मनी लेंडर्स, जो कि दिकूस मानते थे मनी लेंडर्स को, दिकूस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह को काफ़ी क्षति पहुँचाई इन्होंने। लेकिन यार गवर्नमेंट ने जब रिप्रेसिव एक्शन दिखाया तो बहुत सारे संथाली मारे गए। सो द गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए रिप्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस रिबेलियन एंड सप्रेस्ड इट विथ एक्सट्रीम बार्बरिटी। बहुत ज़्यादा संथालों को मारा गया इसमें, बहुत ज़्यादा लाशें बिछी इसमें। मेजर ब्यूरो जो था was sent to suppress the rebellion who was defeated by संथाल। तो ये पूछा जाता है कि कौन से जो एक मेजर था उसको हराया था संथालियों ने, तो वो था मेजर ब्यूरो। ये कहाँ पे हराया था इन्होंने? इन द फील्ड ऑफ पीरपैनेती में इसको हरा दिया था। द मेन क्रेडिट फॉर द सप्रेशन ऑफ दिस रेबेलियन इज गिवन टू कैप्टन अलेक्जेंडर, एंड दिस वर्क ही वॉज असिस्टेड बाई लेफ्टिनेंट थॉमस एंड रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर जो है इसको दबाया था, इसको हेल्प किया था लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड ने। सो कान्हू को मार दिया गया, सीदो को बिट्रे किया गया। कान्हू वॉज किल्ड इन द स्ट्रगल, ठीक है, और सीदो को धोखा से पकड़वा दिया गया। सीदो को पकड़वा के कैप्चर करके इसको हैंग कर दिया गया बरहेत में। तो सीदो कान्हू का काम खत्म हुआ। चांद और भैरव वेल ऑल्सो किल्ड। फाइनली 1856 में सीदो को कैप्चर करके इसे बरहेत में हैंग कर दिया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई। आफ्टर दिस रिवेलियन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेड लार्ज स्केल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और इसी के बाद जो है संथाल परगना में बांट दिया गया आदिवासी इस एरिया को। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एलाइस एडम की एक कमिटी बनाई गई कि भाई इस रीजन को थोड़ा सा आप स्टडी करो, क्या कारण था संथाल का विद्रोह दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए स्टडी करो, बताओ, मेथड बताओ। तो एलाइस एडम ने जो है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एलाइस एडम दामिने कोह व चेंटू संथाल परगना, जो दामिने कोह मैंने बताया उसका नाम बदल के संथाल परगना रख दिया गया अंडर द एक्ट ऑफ 37 ऑफ 1855, इन विच दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल वेर 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, संथाल परगना में 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल। Also in 1860 AD, the rights of Santals were restored by passing the Santhal Pargana Tenancy Act। उनके जो राइट होते थे आदिवासियों को वो दे दिए गए वापस, एंड ए कमिश्नर वाज अपॉइंटेड फॉर द गवर्नेंस इन द संथाल परगना एरिया। ए न्यू पुलिस लॉ कॉल्ड यूले लॉ 1856 में आया था। ए न्यू पुलिस लॉ कॉल्ड यूले लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड विच विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज यूले, कमिश्नर ऑफ भागलपुर। अंडर दिस लॉ पुलिसिंग पावर वेर गिवन टू द विलेज हेडमैन, क्योंकि उसमें देखा गया था कि पहले पुलिस के पास ये बेचारे जाते थे और पुलिस उनका उल्टा ही शोषण करने लगती थी। तो ये पावर जो है, पुलिस वाला जो है पावर, बोला गया कि इस रीजन में, खासकर ट्राइबल रीजन में, विलेज हेडमैन को दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस बाय इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेडिशनल विलेज हेड सिस्टम। रिफ्लेक्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द संथाल रिवेलियन, कार्ल मार्क्स कंसिडर्ड इट टू बी द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया विच कुड, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, which could not overthrow the British rule, but it did become the reason for giving birth to Safahor movement. Presently, Jharkhand government celebrate 30 June as हुल दिवस, जिसे हम कहते हैं संथाल हुल भी कहते हैं, हुल उलगुलन, हुल का मतलब भी रिबेलियन ही होता है। तो इसके 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ संथाल रिबेलियन। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डेट है वो 30 जून को ही ये लोग मिले थे भोगनाडी में। तो चलिए अब आएगा मुंडा रिबेलियन। तो अगला जो हमारा कवरेज होने वाला है वो है मुंडा रिबेलियन। मुंडा रिबेलियन जो है इसे मुंडा उलगुलन भी बोलते हैं, जिसे हम ग्रेट मूवमेंट कह सकते हैं। अगर इसका मतलब निकाले तो उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट मूवमेंट। सो मुंडा रिवेलियन का जो पीरियड था 1899 से 1900 तक इसका पीरियड था। इन द व्यू ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ दिस मूवमेंट इन बिहार, इट इज़ गिवन द नेम उलगुलन और ग्रेट मूवमेंट। दिस मूवमेंट हैड अफेक्टेड अदर एरियाज इंक्लूडिंग साउथ रांची एज वेल। ठीक है,
and since this rebellion was an organized rebellion of the Mundas, hence it is called Munda rebellion. Again ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था, ठीक है. दिस रिबेलियन ब्रोक आउट ड्यू टू द चेंज ऑफ द कलेक्टिव लैंड ऑनरशिप सिस्टम इनटू द जमींदारी लैंड ऑनरशिप सिस्टम. तो जो ट्राइबल्स का जो एक कलेक्टिव लैंड ऑनरशिप सिस्टम हुआ करता था कि भाई ये एरिया ट्राइबल्स की है, उसको चेंज करके ज़मींदारों के हाथ में देना, ये कहीं ना कहीं कारण बन गया मुंडा उलगुलन का, मुंडा अपराइजिंग का. क्लाइमैक्स इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ बिरसा. बिरसा को भगवान की तरह पूजा जाता है, ठीक है. बिरसा मुंडा को भगवान की तरह माना जाता है. इनफैक्ट उन्होंने क्लेम भी किया था कि मेरे पास जो है गॉड का पावर है, मैं किसी को छू दूंगा तो वो हील हो जाएगा. और इन्होंने ये बोला था कि भगवान जो है सिंह बोंगा मतलब कि एक ही भगवान है, और वो मेरे सपने में आते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंको, ठीक है, मेरे पास दैविक शक्ति है. सो बिरसा मुंडा की थोड़ा सा उनके बारे में जानना जरूरी है. ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 15, 1875 इन द उलीहातू विलेज ऑफ रांची, प्रेजेंट डे खुंटी जिसे कहते हैं, खुंटी है रांची में, खुंटी, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. द नेम ऑफ द अर्ली टीचर ऑफ बिरसा वाज जयपाल. जो बिरसा के अर्ली टीचर थे उनका नाम है जयपाल. एंड द नेम ऑफ रिलीजियस टीचर ऑफ बिरसा वाज आनंद पांडे. जो रिलीजियस टीचर हैं बिरसा के, उनको आनंद पांडे उनका नाम है. हुआ ए बैसवानाइट थे ये. Birsa's family adopted Christianity, and in 1886 AD, Birsa was enrolled in high school in the name of Daud in बाईबासा रन बाई जर्मन क्रिश्चियन मिशन. ठीक है, बिरसा मुंडा के खुद फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था क्रिश्चियनिटी, लेकिन बाद में बिरसा को ये बातें समझ में आई कि क्या चल रहा है सिस्टम, क्यों क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ताकि ठीक है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया जाए और इंडियंस को मैक्सिमम क्रिश्चियन बना दिया जाए. ये बात ठीक नहीं है भाई. आप धर्म परिवर्तन कब करना चाहिए? आपको धर्म परिवर्तन करना चाहिए गुड इन्फ्लुएंस दिखा के, कोई फोर्स नहीं लगाएं. अब आप धर्म परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका फ़ायदा हो, मिशनरीज आएँ, आप उनको सिखा सको मॉडर्न लाइफ, हटा सको उनका कल्चर उनकी ज़िंदगी से, ताकि वो ऐसी चीज़ें खरीद सके जो आप बेचना चाहते हो. ये कोई तरीका नहीं है. फर्दर बिरसा रिनाउंस्ड क्रिश्चियनिटी एंड केम इन कॉन्टेक्ट विथ आनंद पांडे वेयर ही लर्नड बैसवनिज्म. तो आनंद पांडे इनके पहले गुरु थे. बिरसा प्रोपोगेटेड ए रिलीजन कंबाइनिंग द फिलोसफीज ऑफ मुंडा, बैसवनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी विच पीपल कॉल्ड बिरसा धर्मा. बिरसा धर्मा के तरफ मतलब इनके गुड थिंग को इन्होंने मिला दिया. बैसवनिज्म की बात करें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, मुंडा का खुद का फिलोसफी हो, उस सब को मिला के इन्होंने गुड थिंग्स उनके मिला के बिरसा धर्मा इसको बोला लोगों ने. एंड ऑल एंड देयर फॉलोअर्स विल कॉल्ड बिरसायत बोला गया. ही एग्जॉर्टेड द पीपल टू स्टे क्लीन. बोला कि लोग साफ रहें, नशा ना करें, गिव अप ड्रग एडिक्शन, सोशल एविल्स, सुपरस्टिशन को छोड़े, एंड अबव ऑल टर्न टुवर्ड्स मोनोथिज्म, दैट इज भगवान एक है, सिंह बोंगा जिसे कहते हैं. बिरसा इंसिस्टेड ऑन द वर्शिपिंग ऑफ ओनली सिंह बोंगा, यानी कि एक भगवान. ठीक है. सो 1895 AD में बिरसा वाज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन एंड सेंटेंस टू फाइन. ठीक है, 1895 में बिरसा को अरेस्ट किया गया था ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन एंड सेंटेंस्ड टू ए फाइन एंड 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन हजारीबाग सेंट्रल प्रिजन. But after 2 years, on November 30, 1897, Birsa was released from Ranchi jail. After his release, Birsa intensified his activities and started arming the Mundas. बोला कि मुंडा सारे एक हो जाओ और ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना है. On December 25, 1899, a fire of Ulgulan erupted in Chakradharpur of Singhbhum and Khunti, Kari, Topra, Tamar, बसिया एरिया ऑफ रांची में बिल्कुल जो है विद्रोह फैल गया. रिवेल्स अटैक्ड होर्ड्स ऑफ क्रिश्चियंस एंड चर्चेस पे अटैक करना शुरू किया. इनिशियली द टारगेट वाज ऑल क्रिश्चियंस, बट लेटर एक्शन वाज टेकन ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स विद द एम ऑफ अवॉइडिंग द किलिंग ऑफ इनोसेंट. ठीक है, बिरसा ने देखा कि नहीं यार, इनोसेंट लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारो. सो द गवर्नमेंट स्ट्रांगली सप्रेस्ड दिस रिबेलियन. And on 9th January 1900, there was a fight between the rebels and British
on the Sail Rakab hill some distance from Dombari, in which the rebels were defeated at the hands of Commissioner Fabs and Deputy Commissioner Streatfeild। यहाँ पे बेचारे हार गए। खैर, in the greed of the government reward of 500 rupees, the people of Jirakel village informed the British about the secret location of Birsa Munda and Birsa was captured from the चक्रधरपुर, दैट इज सिंहभूम। देखो यार, ये नहीं करना चाहिए था लोगों को। 500 रुपये के मात्र एक रिबल, हालांकि उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते होंगे, मैं मानता हूँ। उस अवार्ड के लिए उस विलेज के लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया ब्रिटिश को कि भैया यहाँ पे छुपे हुए हैं बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा बेचारे पकड़े गए। ऑन जून 1, 1900 द डिप्टी कमिश्नर अनाउंस दैट बिरसा हैड कॉन्ट्रैक्टेड कलरा एंड ऑन 9 जून को 1900 में बिरसा का जो है देहांत हो गया कलरा से। कलरा हो गया था उनको जेल में, और कलरा से ही इनकी मृत्यु हो गई जेल में। रीजन क्या था रिवेलियन का? तो वही आम रीजन जो मैक्सिमम ट्राइबल्स रिवेलियन के रहे, डिकूसों का अत्याचार। सो रीजन्स फॉर दिस रिवेलियन देख लेते हैं। एबोलिशिंग द मुंडा खुंटकट्टी सिस्टम जो था, यानी कि जो वही जो जमीन मतलब खुद जो ज्वाइंट जो ऑनरशिप होता था वो उसको ख़त्म करना। द प्रैक्टिस ऑफ बेथ बिगारी, मिसलीडिंग पॉलिसीज ऑफ मिशनरीज एंड डिसइल्यूजमेंट ऑफ मुंडाज विथ देम, फ्रस्ट्रेशन विद द पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि जो मुंडा जब जाते थे उन पर अत्याचार होता था, जाते थे बेचारे पुलिस वगैरह के पास कि भैया यहाँ से हेल्प मिल जाए, तो उल्टा ये उन्हीं को तंग करते थे। द इमीडिएट रीजन वाज छोटा नागपुर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1894 में आया था, जिसमें बोला कि अब ट्राइबल्स का जो है इसमें कोई राइट नहीं है, जो भी राइट है वो ब्रिटिशर्स का है। तो ये भी मेन रीजन था, इमीडिएट रीजन कह सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट वाज टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट टू गेट बैक देयर लैंड्स फ्रॉम डिकूस एंड ड्राइव देम आउट ऑफ देयर टेरिटरी टू अपोज क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में ही था। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हो गया गुमला in the year 1902 and खुंटी as सब डिवीज़न in the year 1903। ठीक है, गुमला को सब डिवीज़न बना दिया गया, खुंटी को सब डिवीज़न बनाया गया बाय पासिंग द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। रीस्टोर किया गया खुंटकट्टी सिस्टम को, राइट को, बैन किया गया बॉन्डेड लेबर को, और जो रेट्स थे लैंड रेवेन्यू के वो फिक्स किए गए कम करके। ठीक है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ, इस रिवेलियन से काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुंडा खत्म हुआ। अब आता है ताना भगत रिवेलियन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, इससे सवाल बनते हैं। ताना का लिटरली मतलब होता है टू स्ट्रेच और टू पुल। ठीक है, तानना होता है ना, तान दिया, खींच दिया, इस टाइप का। ठीक है, ताना का मतलब होता है टू स्ट्रेच और पुल। द भगत्स वांटेड टू पुल एंड थ्रो अवे देयर पैथेटिक कंडीशन एंड वांटेड टू अचीव गुड पोजीशन इन लाइफ एंड देयरफॉर दे वेयर कॉल्ड ताना भगत। ठीक है, जो भगत हुआ करते थे वो चाहते थे कि अपनी लाइफ से जो है ख़राब चीज़ों को स्ट्रेच करके पुल करके बाहर फेंक दिया जाए और अच्छी लाइफ पोजीशन बनाई जाए, इसीलिए इस मूवमेंट को ताना भगत मूवमेंट कहा गया। दिस मूवमेंट इन इट्स अर्ली फेज वाज नोन एज कुरुख धर्म बोला गया, द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ रुख और ओरांव। ठीक है, इसे कुरुख धर्म भी बोला गया। इसकी खास बात क्या थी कि ये गांधी जी की फिलॉसफी को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मानते थे। सो अंडर द लीडर ऑफ जतरा भगत, तो ये भी पूछता है कि ताना भगत में लीडर कौन थे, तो जतरा भगत थे। ठीक है, इट वॉज अनाउंस दैट वी विल नॉट गिव रेवेन्यू, विल नॉट डू फोर्स लेबर एंड विल नॉट पे टैक्सेस। क्योंकि हम जो है फोर्स लेबर क्यों करें? ठीक है, चूँकि हम सक्षम हैं, हम भी इंसान हैं, तो हम फोर्स लेबर क्यों करें? हम रेवेन्यू नहीं देंगे क्योंकि हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़्यादा रेवेन्यू हमसे लिया जा रहा है, टैक्स भी नहीं पे करेंगे। फ्रॉम अप्रैल 1914 ही emphasized on religious reform works in Oraon. He insisted only on worship of धर्मेश, यानी कि गॉड ऑफ ओरांव जो बोलते हैं। ओरांव एक ट्राइबल ग्रुप ही है, उनके गॉड को पूजा करना यानी धर्मेश को पूजा करना। एनिमल सेक्रीफाइस, मीट लिकर एंड रिनंसिएशन ऑफ एविल्स, बोला कि एनिमल सेक्रीफाइस बंद करो, मीट लिकर खाना पीना बंद करो, एविल्स छोड़ो। मतलब गांधी जी की फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर्ड थे ये लोग। इनफैक्ट ही कैंपेन नॉट टू वर्क विद डिकूस, डिकूस वही बाहरी लोग जो ट्राइबल एरिया में आते थे उन्हें डिकूस बोला जाता था।
ड्यू टू विच ही वॉज पुट इन जेल इन द ईयर 1916. जतरा भगत वॉज ऑफन कंसिडर्ड बाई ट्राइबल्स टू बी अवतार ऑफ बिरसा मुंडा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अवतार ऑफ बिरसा मुंडा माना जाता था. एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन केसर बाबा. ठीक है, जर्मन केसर बाबा के नाम से भी जतरा भगत को जाना जाता है. ठीक है. फर्दर द ताना भगत मूवमेंट वॉज लेड बाई देवमणि भगत ने इसे लीड किया. सीबू भगत, बलराम भगत और भीखू भगत ने इसको लीड किया ताना भगत मूवमेंट के. दे प्रेजेंटेड 4 पॉइंट डिमांड्स टू द राजा ऑफ पलामू. अब ये राजा ऑफ पलामू के अगेंस्ट में इसलिए थे क्योंकि राजा पलामू बहुत ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था और रेवेन्यू हाई करके रखा था. वही जमीन का जो है जमींदारी कलेक्शन वगैरह उसी के पास राइट था, काफ़ी तंग करता था. तो दे प्रेजेंटेड 4 पॉइंट्स डिमांड ऑफ टू द राजा ऑफ पलामू. दे शुड नॉट बी गिवन राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है. राजपदा दैट इज किंगशिप शुड बी एबोलिस्ड. इक्वालिटी शुड बी इस्टेब्लिश्ड एंड लैंड रेवेन्यू शुड बी एबोलिस्ड. ये 4 डिमांड रखा था. ठीक कि भैया पहला तो ये था कि दे शुड बी गिवन द राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमें भैया खुद ही दे दो कि हम अपना शासन खुद करें. राजपद जो है, किंगशिप जो है वो ख़त्म होना चाहिए. इक्वालिटी सब में होनी चाहिए कि भाई हम अलग नहीं हो, बाकी लोग अलग ना हो, इक्वालिटी सब में कर दो. लैंड रेवेन्यू को ख़त्म कर दो. ये इनका डिमांड था. सो द राजा ऑफ पलामू रिजेक्ट कर दिया उसको, उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. बट स्टिल दीज डिमांड्स रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द ट्राइबल मूवमेंट. क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट में पहले क्या होता था कि सीधे लड़ो मारो काटो वाली बात थी. अब इन्होंने बोला, अब इन्होंने पढ़ी लिखी टाइप ट्राइबल सोचा ही अब. ठीक है, जिसमें बोला गया कि भैया इक्वालिटी लेके आओ, हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, सेल्फ गवर्नमेंट हम करें. तो ये चेंज कहीं ना कहीं ट्राइबल जो है अप्रोच में चेंज दिखा ताना भगत मूवमेंट से. ऑन December 9, 1919 टूरिया भगत एंड जीतू भगत स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स. ठीक है. ऑन 9th December 1919 टूरिया भगत एंड जीतू भगत started the movement of non-payment of चौकीदारी tax and revenue to landlords. But with the passage of time, Tana Bhagat movement started fading away and need was felt to paint this religious movement in a political color. At the same time, Tana Bhagats heard about Gandhi ji and they started to think that Jatara Bhagat was reincarnated as Gandhi ji. ठीक है. तो गांधीज़म में ये जुड़ गए क्योंकि फेंट हो रहा था इनका मूवमेंट. तो इन्होंने गांधी जी को अपना जतरा भगत का इनकारनेशन मानना शुरू कर दिया. व्हेन गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ताना भगत ऑल्सो ज्वाइंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू भगत. सिद्धू भगत के लीडरशिप में इन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. इसीलिए ताना भगत मूवमेंट बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसका संबंध गांधी जी से भी है. ताना भगत शोड एक्टिविज्म इन द फ्रीडम मूवमेंट बाय टेकिंग पार्ट इन सत्याग्रह, डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग एट लिकर शॉप्स. दे इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी. दे ऑल्सो एडॉप्टेड चरखा एंड खादी क्लॉथ्स. तो इनको पढ़ा लिखा जो है मूवमेंट की तरीके से माना जाता है. पहले के जैसे नहीं, जैसे संथालों ने किया, कोलों ने किया, ये बिल्कुल लड़ गए भिड़ गए, मुंडाओं ने किया. ये पिटीशन डालने लग गए, ये पढ़े लिखे तरीके से अपना राइट मांगने लग गए. इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस दैट ए लार्ज नंबर ऑफ ताना भगत पार्टिसिपेटेड इन गया सेशन ऑफ कांग्रेस इन द ईयर 1922 एंड द नागपुर सेशन जो हुआ था सत्याग्रह 1923 में बहुत सारे ताना भगत ने पार्टिसिपेट किया था. इन द ईयर 1940 इन द कांग्रेस सेशन ताना भगत गेव ए गिफ्ट ऑफ 400 रुपीज़ टू महात्मा गांधी. तो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. अब आ जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 इसमें बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आएगा, उनके भाई साहब का नाम आएगा और भी बहुत सारे, पीर अली का नाम आएगा. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 बिहार के पर्सपेक्टिव से, बिहार के एग्ज़ाम के लिए. तो 3 जुलाई 1857 को रिवोल्ट ब्रोकआउट हुआ पटना में. हम बिहार के रिस्पेक्ट से इसकी बात करेंगे, नेशनल रिस्पेक्ट से नहीं करेंगे. जुलाई 3, 1857 को रिवोल्ट एक ब्रोकआउट हुआ पटना में अंडर द लीडरशिप ऑफ पीर अली. पीर अली एक बुक सेलर थे, इनकी किताब की दुकान थी. बट इन्होंने देखा कि रिवोल्ट हो गया तो इन्होंने सोचा कि भाई प्रीवियस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए एक अच्छा मौका है और इसलिए इन्होंने लीडरशिप दे दिया इस
रिवोल्ट को पीर अली साहब ने। ऑन जुलाई, और ये कब दिया था, 3 जुलाई को, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन जुलाई 25, 1857 सोल्जर्स रिवोल्टेड इन दानापुर। दानापुर जो कि पटना से के आसपास ही पड़ता है, वहाँ पे 25 जुलाई 1857 को वहाँ पे सैनिकों का रिवोल्ट हो गया। और वो रिवोल्ट बढ़ने लग गया किधर, आरा के तरफ, जहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि ज़मींदार थे आरा के, और इनका घर था जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ही लेड द रिबेल ट्रूप्स इन आरा ऑन 26 जुलाई, जब ये दानापुर से आरा की तरफ बढ़ रहे थे। सो ठीक है, मतलब सिपाही थे, उनको लीडरशिप चाहिए था और बाबू वीर कुंवर सिंह ने दे दिया। कहाँ पे, आरा में। कुंवर सिंह इंडेड द ब्रिटिश रूल ओवर द एरिया अप टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेल्फ गवर्नेंस इस्टेब्लिश कर दिया। कुंवर सिंह वाज इंजर्ड इन द बैटल। फाइनली ये अप्रैल 1858 में इनका देहांत हो गया। आफ्टर दिस हिज ब्रदर अमर सिंह ने इस रिबेल को लीड किया, अमर सिंह ने, ठीक है। और इसमें तो वो सारी बातें नहीं लिखी गई हैं जो बाबू वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड है, कि उन्होंने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी थी, किस किस जनरल को हराया था, एक कैप्टन को हराया था, तो वो सब बातें नहीं लिखी हैं। खैर ठीक है, वो उसमें भी लिखी गई हैं, अपना जो नेशनल लेवल का जो हिस्ट्री है उसमें भी लिखी गई हैं, तो वहाँ से भी देख लेना। आफ्टर द डेथ ऑफ महेश नारायण एडिटर ऑफ बिहार टाइम्स, हाँ ये पूछा जाता है कि बिहार टाइम्स के एडिटर कौन थे। बिहार टाइम के एडिटर थे महेश नारायण। सो आफ्टर द डेथ ऑफ महेश नारायण एडिटर ऑफ बिहार टाइम्स इन ईयर 1907 सचिदानंद सिन्हा लेड द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट बिहार। ठीक है, सेपरेट बिहार में इनिशियली महेश नारायण ही काफ़ी मुखर रहे थे कि भैया ये मांग रहे थे कि हमें बंगाल से अलग कर दो, ठीक है, बिल्कुल कल्चर अलग है हमारा, भाषा अलग है, तो बंगाल में क्यों मिलकर है, बंगाल डेवलप कर रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। तो सेपरेट बिहार की ये बात कर रहे थे महेश नारायण, जो कि बिहार टाइम्स के एडिटर थे। सचिदानंद, इनके मृत्यु के बाद 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। सचिदानंद सिन्हा ने इसको लीड किया फॉर ए सेपरेट बिहार। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम, ये भी इस मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव रहे सचिदानंद सिन्हा के साथ, ताकि जो है सेपरेट बिहार का जो सपना है वो पूरा हो सके। अब आता है चंपारण सत्याग्रह। सो चंपारण सत्याग्रह की बात करें, सो देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड लोकल फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिशर्स ने ये एग्री करवाया था जो फार्मर्स थे कि भैया हम तुम्हें पैसे देंगे एडवांस में, और तुम जो अपने, तुम्हारे पास 20 कट्ठा लैंड जो होगा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे में आप जो है बोओगे, क्या आप लगाओगे इंडिगो कंपलसरी, बाकी 17 कट्ठे में कुछ भी करो आपका वो है, जो भी आपके पास लैंड है उसका 3/20 पार्ट यानी 3 कट्ठिया सिस्टम है, इसमें आपको इंडिगो लगाना है। दैट हैड टू कल्टिवेट विद द इंडिगो, एंड इसी सिस्टम को 3 कट्ठिया सिस्टम बोला गया, जो कि काफ़ी ड्रैकोनियन था। जो किसान वहाँ पे राइस लगा के ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता था, जो किसान वहाँ पे गेहूँ लगा के ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता था, वो ब्रिटिशर्स के चक्कर में फंस के बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा था। ठीक है, और रेवेन्यू भी उनसे कम कलेक्शन नहीं हो रहा था। सो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स, इंडिगो की वैल्यू कम हो गई थी उस समय वर्ल्ड के बाज़ार में, क्योंकि जो है आर्टिफिशियल कलर्स आ गए थे। द ट्रेड ऑफ इंडिगो वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, ड्यू टू विच द ब्रिटिश स्टार्टेड लिविंग द लैंड ऑफ फार्मर्स एंड डिमांडिंग कंपनसेशन इन रिटर्न विच द फार्मर्स वर अनेबल टू पे। तो ब्रिटिशर्स ने जो है बोला कि नहीं भैया, अब हमारे लैंड पे आप वो मत करो, इंडिगो मत लगाओ, बट हमें कंपनसेशन दे दो। मतलब वही फ़ायदा चाहते थे पहले जो मिलता था बिना इंडिगो लगवाए। तो भैया ये तो दिक्कत वाली बात आ गई कि आपने जब तक फ़ायदा था तब तक तो हमसे करवाया ही, अब फ़ायदा नहीं है तो कंपनसेशन भी लोगे। इसके विरोध में राजकुमार शुक्ल जो थे, एक रेसिडेंट मुरली भरहुआ विलेज के, ये सवाल पूछा जाता है, ये रेसिडेंट थे मुरली भरहुआ विलेज। ये सवाल पूछा गया कि कौन से विलेज से बिलोंग करते थे राजकुमार शुक्ल, जो कि गांधी जी के पास गए। लखनऊ सेशन उस समय चल रहा था कांग्रेस का 1916 में, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम बताई थी इन्होंने कि भैया गांधी जी हमारी बात सुनिए, हम आए हैं मुरली भरहुआ विलेज से, जो कि पड़ता है हमारा, ठीक है, बिहार में, और हमारे जो है यहाँ है बहुत सारी दिक्कतें हैं चंपारण में। ठीक है, चंपारण में बहुत दिक्कतें हैं, जैसे कि हमसे 3 कट्ठिया सिस्टम से जो ऐसा सिस्टम चल रहा था, जब तक फ़ायदा है उन्होंने करवाया, अब बोल रहे हैं कि कंपनसेशन दे दो, टैक्स दे दो हमें, तो ये दिक्कत की बात है।
तो ये कहानी सुनने के बाद गांधी जी कन्विंस हुए। उसके बाद फिर ये कलकत्ता में भी मिले गांधी जी से, और गांधी जी फाइनली जो है पटना आ गए 10 अप्रैल 1917 को। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। फाइनली गांधी जी रीच्ड पटना ऑन 10 अप्रैल 1917। फ्रॉम देयर दे रीच्ड चंपारण। हियर द मजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम टू रिटर्न। मजिस्ट्रेट ने बोला गांधी जी को, भैया यहाँ से चले जाओ वरना अरेस्ट कर लूँगा। मजिस्ट्रेट ने बोला, बट गांधी जी ने बोला कि अरेस्ट जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, अब तो मैं आया हूँ तो मूवमेंट करूँगा ही करूँगा। गांधी जी ने लगभग 8000 फार्मर्स से वहाँ पे बात किया। ठीक है, गांधी जी ने वहाँ पे मजरूल हक से भी मिले पटना में। आफ्टर दिस ही ऑल्सो मेट प्लांटेशन ऑनर यूनियन सेक्रेटरी जेम्स विल्सन से भी मिले कि भैया क्यों इतना आप तंग कर रहे हो किसानों को, क्यों बिना मतलब के उनसे कंपनसेशन मांग रहे हो। फिर फाइनली जो है गांधी जी मोतिहारी पहुँचे 15 अप्रैल को। 10 अप्रैल को पटना पहुँचे थे, फाइनली मोतिहारी पहुँचे 15 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को ये बेतिया पहुँचे। हियर ही स्टेड एट हजारीमल धर्मशाला में, ये रुके हजारीमल धर्मशाला में। राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, प्रभुदास, ये सब लोग जो थे गांधी जी के साथ थे। तो ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा कि गांधी जी के साथ कौन कौन लोग थे चंपारण सत्याग्रह में। उसमें राजकुमार शुक्ला का भी नाम होगा, राजेंद्र प्रसाद का भी नाम होगा, ब्रजकिशोर प्रसाद का भी नाम होगा, रामनवमी प्रसाद का भी नाम होगा। तो ये भैया आपको याद रखना है, ये नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रखना है बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। इन उसके बाद क्या हुआ, एक चंपारण इंक्वायरी कमेटी बिठाई गांधी जी ने। मिस कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरनिधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा क्रियानंद सिंह, महात्मा गांधी एंड FG स्लाई, प्रेसिडेंट इसके बने थे, वेर इंक्लूडेड इन दिस एग्रेरियन, मतलब चंपारण इंक्वायरी कमेटी। कौन कौन से लोग थे फिर से नाम बता देता हूँ क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी थी, डॉक्टर देव थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरनिधर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महाराजा क्रियानंद सिंह थे, महात्मा गांधी थे, और FG स्लाई भी थे जो कि प्रेसिडेंट भी थे। और इस चंपारण इंक्वायरी कमेटी जो थी ये बैठी थी। एंड फाइनली इन द ईयर 1918 द चंपारण एग्रेरियन एक्ट एबोलिश द तिनकठिया एक्ट। ठीक है, और इस कमेटी का जो इंक्वायरी निकल के आया उससे पता चला इस कमेटी से कि ये बहुत ड्रैकोनियन सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और फाइनली जो है ये जो है चंपारण एग्रेरियन एक्ट, गांधी जी को सुना उस समय अंग्रेजों ने, क्योंकि ये जानते थे कि गांधी जी वैसे ही साउथ अफ्रीका में काफ़ी नाम कमा के आया है, इसको यहाँ पे अगर विरोध किया तो ये दिक्कत में डाल देगा। तो यहाँ पे जो है एग्रेरियन एक्ट जो है पास कर दिया गया, तिनकठिया एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। 24 मई 1918 को गांधी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा मोतिहारी आश्रम का, 24 मई 1918 को मोतिहारी आश्रम का। खिलाफत मूवमेंट जो है ये एक नेशनल मूवमेंट था, और बिहार के पर्सपेक्टिव से इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया जो खिलाफत मूवमेंट था, ये मूवमेंट पटना में लॉन्च हुआ 1919-20 में, किसके लीडरशिप में हुआ? तो ये हसन इमाम इसका सही आंसर हुआ। इसमें एक ही सवाल बनेगा कि खिलाफत मूवमेंट जो पटना में लॉन्च हुआ तो किसके लीडरशिप में हुआ, इसका सवाल है, इसका आंसर है हसन इमाम। अब वही अगर बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेन नेशनल लेवल का था, बट बिहार के संबंध में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे जो जुड़े थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, जो कि अगेन 1920 में हुआ था। तो इसके प्रोमिनेंट लीडर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, मजरूल हक थे, हसन इमाम थे, मोहम्मद शफी थे। इन्होंने बिहार में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड किया। एक सवाल और भी आता है कि जो मदरलैंड जो न्यूज़पेपर है वो किसने लाया था, किसके एडिटरशिप में ये छपता था? तो इसका सही आंसर है मजरूल हक। मजरूल हक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं बिहार मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, बिहार में जो ये मूवमेंट हुआ है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो इनसे रिलेटेड सवाल बनता है कि जो मदरलैंड है वो इन्हीं के एडिटरशिप में छपता था, मजरूल हक। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रैन फ्रॉम अगस्त 1, 1920 टू 12 फरवरी 1922 तक हुआ, जब चौरी चौरा का कांड हो गया उसके बाद ख़त्म कर दिया गया था इसको। एंड इन द ईयर 1922 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन गया। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में कांग्रेस का सेशन हुआ, गया में हुआ,
1922 में हुआ। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे चित्तरंजन दास, जिसे हम देश बंधु भी कहते हैं, उपाधि के तौर पे इनको दिया गया है देश बंधु। ठीक है। किसान सभा ऑर्गेनाइज होने लगे। ठीक है। किसान मूवमेंट जो बिहार में चला है स्पेशली, या फिर नेशनल लेवल में भी देखें तो स्वामी सहजानंद जो कि बिहार के निवासी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान आता है। किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। 1929 में किसान सभा से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद, और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन्होंने 1929 में इस्टेब्लिश की थी। ठीक है। ये सवाल आता है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, एक तो आता है कि किसने इस्टेब्लिश की थी, तो उसमें और भी नाम आएंगे। स्वामी सहजानंद के साथ और भी लोग थे इसमें, जैसे कि श्री कृष्ण सिंह जो थे, ये इसके सेक्रेटरी बने थे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के, और जो प्रेसिडेंट बने थे वो स्वामी सहजानंद ही थे इसके। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो सोनपुर का मेला लगता है, जो कि पशुओं का एक बहुत बड़ा मेला है, वहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1929 में। 1929 में फिर यही ऑल इंडिया किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ लखनऊ में 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा का, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट बने थे स्वामी सहजानंद ही। ठीक है। और सेक्रेटरी थे NG रंगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ड़िया टाल। बढ़ड़िया टाल या फिर बख्त आंदोलन जो है, ये हुआ था। बढ़ड़िया टाल या फिर जिसे हम बख्त आंदोलन कहते हैं, ये हुआ था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट एंड द लैंड ऑफ द फार्मर्स वाज अप्रोप्रिएटेड बाय जमींदार विच वाज कॉल्ड बख्त। ठीक है। तो ये भी एक मूवमेंट हुआ था। फिर दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन मुंगेर। ये मुंगेर में हुआ था 1937 से 39 के बीच में हुआ था, और इसको जो है इसको लीडरशिप दिया था कार्यानंद शर्मा। तो एक सवाल आया था BPSC के एग्ज़ाम में कि जो बढ़ड़िया टाल मूवमेंट हुआ था, जिसे बख्त आंदोलन भी कहते हैं, तो उसको किसने लीडरशिप दिया था? आंसर होगा कार्यानंद शर्मा। इन द ईयर 1933 while in the Nasik jail, Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan etc. plan to form an all India socialist organization। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव और हमारे जयप्रकाश नारायण साहब ने प्लान किया 1933 में ही नासिक जेल में जब थे कि भैया हम खोलेंगे ऑल इंडिया सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक और फैक्ट है, इन द ईयर 1931 बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है फाउंड किया गया था पटना में। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है पटना में फाउंड किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1931 में पटना में फाउंड किया गया था। वेयर एज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इट वाज फाउंडेड इन 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1934। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर स्टार्ट हो जाता है। इन द ईयर 1929 इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस एक रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें बोला जाता है कि हमें नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कोई भी डोमिनियन स्टेटस वगैरह हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वी विल ओनली एक्सेप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड दिस रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर इन 1929, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। सो इसके बाद 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरीके से सेलिब्रेट किया गया। एंड राजेंद्र प्रसाद ने स्टार्ट किया द मूवमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स विद द कॉन्सेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो बिहार में चौकीदारी टैक्स मना किया लोगों ने। ये जो है बात, जो ये मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय ही किया गया था, चौकीदारी टैक्स नहीं देना। एंड राजेंद्र प्रसाद इसमें लीडरशिप दे रहे थे इन कंसल्टेशन विद द महात्मा गांधी। सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें वो तो नेशनल लेवल पे तो चल ही रहा था, जगह जगह पे नमक कानून तोड़ा जा रहा था। वैसे ही बिहार में भी सारण और चंपारण में भी ये मूवमेंट चला, सॉल्ट सत्याग्रह। इसको सारण और चंपारण में जो लीडरशिप प्रोवाइड किया उसने, इनका नाम है बिपिन बिहारी वर्मा। इनका नाम है बिपिन बिहारी वर्मा। और ये भी पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी जो थे, आचार्य JB कृपलानी, इन्होंने सॉल्ट कानून तोड़ा मोतिहारी में। इन्होंने सॉल्ट कानून तोड़ा मोतिहारी में ज्वाइंटली। द गवर्नमेंट मशीनरी हैड बिकम इनइफेक्टिव इन मुंगेर, बढ़ी में। मुंगेर के बढ़ी में
गवर्नमेंट मशीनरी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। हर तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिस तरीके से भी सरकार चलती है, वो सारे सिस्टम को बिल्कुल ही तोड़ा गया। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट चला। इट वाज स्टार्टेड ऑन 9th August 1942। द गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल द बिग लीडर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। वो जो अरेस्ट किया गया था, इसको एक ऑपरेशन का नाम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस ऑपरेशन का नाम था 0 आवर। ठीक है। पहले से ही पता था कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलेगा, तो गवर्नमेंट ने भी प्लान कर लिया कि जैसे ये स्टार्ट होगा वैसे ही जितने भी टॉप नॉच के जो लीडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा अंडर द ऑपरेशन 0 आवर। फिर अगस्त 11 को मेनी स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पटना सेक्रेटरीट इंसिडेंट, जिसमें इनके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी आर्चर ने ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया था और इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए थे। 7 स्टूडेंट बेसिकली मारे गए थे। तो राजेंद्र प्रसाद वाज केप्ट इन बांकीपुर जेल एंड आज़ाद स्क्वाड एक फॉर्म किया गया था। दिस वाज फॉर्म्ड बाय जयप्रकाश नारायण। आज़ाद स्क्वाड, ठीक है, आज़ाद दस्ता जिसे कहते हैं, आज़ाद स्क्वाड जिसे कहते हैं, इसे फॉर्म किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है। फिर आता है अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। फाइनली 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज ए प्रोविजनल या फिर टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फाइनली जो है 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया परमानेंट। तो ये भी पूछता है कि टेम्पोररी कौन थे या फिर नॉन परमानेंट कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट कौन हुए, कब बनाया गया, बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है 67 बीपीएससी में कि कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 11 दिसंबर को। ऑन जनवरी 2, 1946 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन बिहार। ऑन जनवरी 2, 1946 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, 2 जनवरी 1946 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया गया बिहार में। लीडरशिप किसने दिया, श्री कृष्ण सिंह। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये तो डेट सभी को पता ही है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया एंड बिहार ज्वाइंड इट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म। ठीक है, अब आएगा ज्योग्राफी ऑफ बिहार, जिसे हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।